दोस्तों, हमारे आसपास हर पल कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने आप में ही बहुत बड़ा रहस्य बन जाती हैं। इन घटनाओं को दशकों बीत जाने के बाद भी सुलझाया जाना संभव नहीं हो पाता। तो चलिए आज के इस वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाली अनोखी घटनाओं के बारे में जानते हैं। चार्ली चैपलिन के शव की चोरी। ये एक बेहद ही रहस्यमयी और अजीबोगरीब घटना थी जो महानतम अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन होने के कुछ ही महीनों बाद घटित हो गई थी। दरअसल दिवंगत चार्ली चैपलिन का निधन 25 दिसंबर वर्ष 1977 को 88 वर्ष की आयु में स्विट्जरलैंड के वेवे में हो गया था और उन्हें स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील के पास ही के एक कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया था। किंतु करीब 2.5 महीने बाद यानी 2 मार्च 1978 को कुछ चोरों ने चार्ली चैपलिन की कब्र को खोदकर उनके ताबूत को शव के साथ ही चोरी कर डाला। इस अनोखी घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया क्योंकि चार्ली चैपलिन समूचे विश्व के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। ताबूत चोरों का मकसद सीधा सा था। वो लोग चैपलिन के परिवार वालों से ताबूत वापसी करने के बदले में भारी भरकम फिरौती वसूलना चाहते थे। उन्होंने चार्ली चैपलिन की पत्नी ऊना चैपलिन से सीधे संपर्क किया और चार्ली चैपलिन के ताबूत एवं शव को वापस करने के लिए लगभग 6 लाख स्विस फ्रैंक मांगे। यदि वर्तमान मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इस रकम को भारतीय रुपयों में बदला जाए तो ये लगभग 150 करोड़ वर्तमान भारतीय रुपयों के बराबर बैठती है। जाहिर है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सुर्खियां बटोरी और स्विट्जरलैंड पुलिस ने मामले की बेहद गहनता से जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के लिए फिर भी चोरों तक पहुंचना आसान नहीं रहा, लेकिन माना जाता है कि पुलिस द्वारा करीब 2 महीनों बाद चोरों को पकड़ लिया गया और चार्ली चैपलिन का शव भी बरामद हो गया एवं शव को फिर से सम्मानपूर्वक दफनाया गया। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा से न हो इसलिए चार्ली चैपलिन के ताबूत को करीब 6 फीट गहरी कंक्रीट की परत से सील कर दिया गया। वैसे बाद में कुछ लोगों द्वारा ऐसे भी दावे किए गए कि पुलिस ने अपनी फजीहत बचाने के लिए ये झूठा दावा किया था कि उन्होंने चोरों को पकड़ लिया है एवं चार्ली चैपलिन साहब का शव मिल गया है। वास्तव में चार्ली चैपलिन का शव कभी भी नहीं ढूंढा जा सका है। बहरहाल इस मामले की सच्चाई तो अब कभी भी हमारे सामने नहीं आने वाली। मैरी सेलेस्ट का चालक दल। मैरी सेलेस्ट एक मालवाहक समुद्री जहाज था जो वर्ष 1872 के दौरान न्यूयॉर्क से इटली औद्योगिक अल्कोहल लेकर जा रहा था। अब विशेष बात यह रही कि यह जहाज न्यूयॉर्क से चला तो पर कभी इटली पहुंचा ही नहीं, इसलिए ये मान लिया गया कि शायद मैरी सेलेस्ट डूब गया है। परंतु अंटार्कटिक महासागर में जब कैप्टन मोरहाउस अपने जहाज द्वारा यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर के अजोरेस द्वीप समूह के पास बिना किसी दिशा के बहते हुए देखा। ऐसे में कप्तान साहब ने अपना जहाज मैरी सेलेस्टे के पास लेकर जाने का फैसला किया और वो नावों की मदद से मैरी सेलेस्टे पर जा पहुंचे। लेकिन कप्तान मोरहाउस तब हैरान रह गए जब उन्हें मैरी सेलेस्टे पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। वहीं इस जहाज की सभी लाइफ बोट भी गायब थी। हालांकि मैरी सेलेस्टे जहाज पर कोई संघर्ष या लूटपाट के निशान नहीं थे। सभी कार्गो यानी औद्योगिक अल्कोहल के बैरल बिल्कुल सही सलामत अपने स्थान पर रखे हुए थे। और तो और जहाज का अन्य सारा सामान जैसे कि चालक दल का भोजन, पानी, कपड़े आदि भी अपने स्थान पर बिल्कुल सलीके से रखे हुए थे। ऐसे में ये समझ पाना कठिन था कि आखिर मैरी सेलेस्ट नामक इस जहाज के साथ हुआ क्या था। क्यों इस जहाज का चालक दल अचानक इसे छोड़कर लाइफ बोट्स पर सवार होकर यहाँ से भाग निकला था। बाद में इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए, जिनमें से कोई भी सिद्धांत संतोषजनक नहीं रहा, जैसे कि समुद्री डाकुओं का हमला या तूफान आदि में जहाज का फंस जाना। किंतु यदि ऐसा हुआ होता तो जहाज पर कोई न कोई क्षति अवश्य मिलती। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि यह बीमा धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। मैरी सेलेस्ट का बीमा काफी महंगा था, जिसे लेने के लालच में ही चालक दल ये जहाज छोड़कर फरार हो गया होगा। किंतु इस जहाज के बीमा संबंधी दावा भी कभी किसी द्वारा नहीं किया गया और ना ही चालक दल में से किसी को कभी जिंदा देखा गया। यही वजह रही कि बाद में इस घटना को समुद्री राक्षस एवं भूतिया जहाजों की कहानियों से जोड़ दिया गया और हम असल सच्चाई को आज तक तलाश रहे हैं। एमेलिया ईयरहार्ट का गायब होना। ये कहानी 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एमेलिया ईयरहार्ट एक महान अमेरिकी पायलट थी। उनका नाम विमानन अग्रदूत के तौर पर जाना जाता है। विमानन अग्रदूत वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने उड़ान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। एमेलिया अंटार्कटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी और उन्हें विमान की दुनिया में एक साहसी और प्रेरक व्यक्ति के रूप में जाना गया है। किंतु वर्ष 1947
1937 के दौरान एमिलिया एयरहार्ट और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन द्वारा दुनिया का पूरा चक्कर लगाने की कोशिश की गई, जो उस समय के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी उड़ान थी। 2 जुलाई वर्ष 1937 को वो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहे थे एवं सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने संदेश दिया कि वो जल्द ही न्यूजीलैंड और हवाई के बीच एक छोटे से द्वीप जिसे होवलैंड द्वीप कहा जाता है पर ईंधन भरने हेतु उतरने वाले हैं, किंतु वो होवलैंड द्वीप पर कभी भी नहीं पहुंचे और उनके विमान से आते सिग्नल भी अचानक से बंद हो गए। उसके बाद न कभी एमिलिया एयरहार्ट को खोजा जा सका और ना ही उनके सहायक और नेविगेटर फ्रेड नूनन को और ना ही कभी उनके विमान को। अमेरिकी नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा बहुत बड़ा और व्यापक खोज अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका, जिस कारण बाद में इस घटना की कई वजह समझाई गई। कुछ जानकारों का दावा था कि एमिलिया को जापानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया होगा और उसके बाद वो पूरी उम्र जापान की जेल में ही सड़ती रही। वहीं कईयों का तो ऐसा भी कहना था कि असल में एमिलिया एयरहार्ट एक जापानी जासूस ही थी जो अपनी पहचान छुपाकर अमेरिका में रह रही थी और अब वो वापस से जापान भाग गई है। हालांकि सबसे प्रमुख सिद्धांत ये माना जाता है कि एमिलिया के विमान का ईंधन खत्म हो गया था, जिस वजह से उनका जहाज समुद्र में जा गिरा एवं वो अपने सहायक सहित समुद्र में डूब गई। लेकिन बाद में अनेकों लोगों द्वारा ऐसा भी दावा किया गया कि एमिलिया एयरहार्ट सही सलामत किसी निर्जन द्वीप पर उतरने में सफल रही थी, किंतु भूख के चलते अंततः उसी द्वीप पर उनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल एमिलिया एयरहार्ट के गायब होने की यह घटना आज भी दुनिया भर में एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। रोनोके कॉलोनी का गायब होना। रोनोके को द लॉस्ट कॉलोनी भी कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसी कॉलोनी थी जिसे बार बार बसाने के प्रयास किए जाने के बावजूद भी ये हर बार रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। वर्ष 1585 में सर वाल्टर रेले द्वारा पहली बार रोनोके द्वीप, जो कि अब अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में स्थित है, पर एक कॉलोनी स्थापित करने की कोशिश की गई। यहाँ एक सैन्य चौकी भी बनाई गई और सैनिकों को भोजन एवं पर्याप्त हथियार दिए गए। लेकिन कुछ महीनों बाद जब एक ब्रिटिश दस्ता दोबारा से वहां भोजन एवं हथियारों की आपूर्ति लेकर पहुंचा तो उन्हें वहां कोई सैन्य चौकी या सैनिक नहीं मिल सका। कहीं किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ या लूटपाट के निशान भी नहीं मिल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो चौकी पर मौजूद सैनिक खुद ही बिना किसी वजह के उस चौकी को छोड़कर कहीं गायब हो गए हों। इसके 2 वर्ष बाद यानी सन 1587 में कप्तान जॉन व्हाइट के नेतृत्व में लगभग 120 लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे शामिल थे, को फिर से इस द्वीप समूह पर कॉलोनी बसाने के लिए छोड़ा गया। किंतु जब 3 वर्ष बाद कप्तान जॉन व्हाइट वापस से इस कॉलोनी की खोज खबर लेने आए तो उन्होंने अपनी बसी बसाई कॉलोनी को पूरी तरह से वीरान पाया। वहां एक भी इंसान नहीं था, ना ही किसी प्रकार के कोई संघर्ष या लड़ाई के निशान उपलब्ध थे। जॉन व्हाइट ने कॉलोनी के चारों ओर बनी लकड़ी के बाड़ों पर CROATOAN शब्द खुदा हुआ मिला। व्हाइट ने इस शब्द का मतलब क्रोशियाई निकाला और उन्हें लगा कि सब लोग क्रोशियाई द्वीप पर चले गए हैं, लेकिन जॉन व्हाइट को वहां भी कुछ नहीं मिल सका और रोनोके कॉलोनी का रहस्य आज तक अनसुलझा ही है। DB कूपर का विमान अपहरण। DB कूपर एक ऐसे व्यक्ति का उपनाम है जिसकी पहचान कभी भी नहीं हो पाई। 24 नवंबर वर्ष 1971 को उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई क्षेत्र में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305, जो कि एक बोइंग 727 विमान था, का अपहरण कर लिया था। अपहरण की पूर्व संध्या पर टिकट खरीदते वक्त उसने अपना नाम डैन कूपर बताया था। उड़ान के दौरान उसने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया जिसमें दावा किया गया था कि उसके ब्रीफकेस में बम है और वो पूरे जहाज को उड़ा देगा। सभी लोगों की जान की सलामती के लिए उसने 2 लाख अमेरिकी डॉलर और 4 पैराशूटों की मांग की। विशेष बात यह थी कि कूपर ने इस 2 लाख डॉलर की धनराशि की मांग 20-20 डॉलर के नोटों में की थी। सिएटल एयरपोर्ट पर जहाज के लैंड होते ही कूपर को सरकार द्वारा पैसे और पैराशूट दे दिए गए। उसके बाद कूपर ने विमान में सवार सभी 36 यात्रियों को रिहा कर दिया, लेकिन उसने चालक दल के सदस्यों को विमान में ही रखा और जहाज ने एक बार फिर से उड़ान भर ली। अब कूपर के आदेश अनुसार विमान धीमी गति से मेक्सिको की ओर बढ़ने लगा। बताया जाता है कि कूपर ने सिएटल और नेवाडा सिटी के मध्य में विमान के पिछले दरवाजे को खोला और फिरौती के पैसों के साथ रात्रि के समय पैराशूट लेकर नीचे कूद गया। उसके बाद डीबी कूपर को फिर कभी देखा या सुना नहीं गया। FBI ने इस केस की व्यापक जांच की, जिसमें सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया एवं कई सुरागों का पीछा भी हुआ, लेकिन दशकों तक प्रयास करने के बावजूद भी वो लोग कूपर तक नहीं पहुंच पाए। वर्ष 1980 में एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे $20-20 वाले
नोटों के कुल $5800 मिले, जिससे ये माना गया कि ये वही नोट है जो कूपर को दिए गए थे। इस खोज ने पूरे रहस्य को और भी अधिक गहरा दिया। वैसे इसके बाद कोई भी विशेष जानकारी न मिलने के कारण FBI ने वर्ष 2016 में DB कूपर मामले की जांच को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। तुंगुस्का घटना, अचानक से जंगल का नष्ट होना। 30 जून वर्ष 1908 को रूस के साइबेरिया प्रांत में तुंगुस्का नदी के पास हुई यह घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी और रहस्यमयी खगोलीय घटनाओं में शीर्ष पर मानी जाती है। तुंगुस्का घटना के कारणों को वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। असल में 30 जून वर्ष 1908 को सुबह लगभग 7:14 पर साइबेरिया के दूरदराज के इलाके में एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट जमीन से 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ था और इस विस्फोट की ताकत हिरोशिमा बम विस्फोट की तुलना में कम से कम 500 गुना अधिक थी। विस्फोट की वजह से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का विशाल जंगल एक ही क्षण में नष्ट हो गया, जिस कारण करीब 8 करोड़ पेड़ जलकर राख बन गए। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे पूरा रूस कांप उठा और भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जिस स्थान पर धमाका हुआ था वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित गांवों तक के घरों की खिड़कियां टूट गई और लोगों ने तापमान में अचानक बढ़ोतरी महसूस की। विस्फोट के बाद अगले कई दिनों तक यूरोप और एशिया के आसमान में रात के समय भी अजीबोगरीब किस्म की चमक देखी गई, जो वायुमंडल में धूल और गैसों के फैलाव के कारण बनी हुई बताई गई। इस पूरी घटना के बाबत अधिकांश वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि तुंगुस्का घटना किसी धूमकेतु या उल्कापिंड के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने और फिर हवा में ही फटने का परिणाम थी। हालांकि जब कोई उल्कापिंड धरती से टकराता है तो धरती पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, पर तुंगुस्का घटना में ऐसा कोई गड्ढा खोजा नहीं जा सका और ना ही स्थान से कोई ऐसा अवशेष मिला जो उल्कापिंड के गिरने का पक्का सबूत कहा जा सके, जिस कारण तुंगुस्का की घटना आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और ये घटना हमें सिखाती है कि अंतरिक्ष से आने वाले पिंड हमारी पृथ्वी के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। डायाटलो पास का रहस्य। डायाटलो पास की घटना न सिर्फ बेहद ही रहस्यमयी है अपितु दिल दहला देने वाली भी है, जो कि वर्ष 1959 में सोवियत संघ के उत्तरी उराल के पहाड़ों में घटित हुई थी। इस घटना में 9 अनुभवी पर्वतारोहियों का एक समूह, जिसका नेतृत्व इगोर डायाटलो कर रहे थे, अनोखी परिस्थितियों में मृत मिले। घटना के अनुसार ये पर्वतारोही जनवरी 1959 में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। शुरुआत में पर्वतारोहियों की संख्या 10 थी और चढ़ाई हद से ज्यादा कठिन थी। इस कठिन चढ़ाई से थककर एक पर्वतारोही, जिसका नाम यूरी यूडिन था, बीच रास्ते में ही सफर छोड़कर वापस लौट आए, जिस कारण उनकी जान भी बच गई। शेष 9 पर्वतारोही, जिनमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थी, आगे बढ़ते रहे, लेकिन वो कभी भी ना अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके और ना ही वापस लौट पाए। यही वजह रही कि कुछ सप्ताह बाद इन सभी पर्वतारोहियों की तलाश शुरू कर दी गई। खोजकर्ताओं ने जल्द ही इन खोए हुए पर्वतारोहियों के टेंटों को खोज निकाला और वो ये देखकर हैरान थे कि इन सभी टेंटों को अंदर की ओर से फाड़ा गया था। साथ ही टेंट में मौजूद सारा सामान, मसलन जूते, कपड़े या भोजन आदि ज्यों का त्यों रखा हुआ था। ऐसे में यह चौंका देने वाली बात थी कि क्यों वो पर्वतारोही टेंट की चैन खोलकर बाहर निकलने की बजाय टेंट को चाकू से काटकर बाहर निकले थे। ऊपर से वो अपना सारा सामान भी छोड़कर भागे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें किसी तात्कालिक खतरे के कारण जल्दबाजी में टेंटों को छोड़ना पड़ा हो। खोजकर्ता तब और भी अधिक हैरान हो गए जब अगले कुछ दिनों में उन सभी पर्वतारोहियों के शवों को अलग अलग स्थानों पर ढूंढ लिया गया। इन शवों पर पूरे कपड़े तक नहीं थे, जबकि डायाटलो पास का तापमान उस समय -30 डिग्री सेल्सियस तक गिरा हुआ था। जाहिर है कि इतनी कठोर सर्दी के दौरान टेंट में भी पर्वतारोहियों को गर्म कपड़े पहनकर सोना चाहिए था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन सभी पर्वतारोहियों के शरीर पर बेहद अजीब चोटें थी। एक महिला पर्वतारोही की तो आंखें और जीभ तक गायब थी। सोवियत अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू की, लेकिन वो किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए और उन्होंने जल्दबाजी में ये पूरा मामला बंद कर दिया, जिस कारण रहस्य और भी अधिक गहरा गया। बाद में ये अंदाजा लगाया गया कि इन सभी पर्वतारोहियों पर हिममानव या येती जैसे किसी रहस्यमय जीव ने हमला किया होगा, लेकिन इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुल मिलाकर डायाटलो पास की यह घटना आज तक भी गहरी और अनसुलझी पहेली बनी हुई है। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 का गायब होना। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा और उलझाने वाला रहस्य है, जिसे आज तक समझा नहीं गया है। घटना की शुरुआत 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट
MH370 से शुरू होती है। इस रोज ये विमान 239 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है, लेकिन अपने बीच सफर में ही विमान अचानक से रडार से गायब हो जाता है। बताया जाता है कि विमान ने अपने निर्धारित मार्ग से अलग रास्ता चुना और अंटार्कटिक महासागर के ऊपर से अचानक मोड़ ले लिया। फिर कई घंटों तक बिना किसी संचार के ये विमान उड़ान भरता रहा। विमान से बार बार संपर्क स्थापित करने की कोशिशें की गई, किंतु चालक दल की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिल सका। बावजूद इसके विमान ठीक ठाक उड़ रहा था। बाद में सैटेलाइट डाटा से पता चला कि विमान ने दक्षिणी हिंद महासागर की ओर उड़ान भरी थी और लगातार उड़ते रहने के कारण संभवतः विमान का ईंधन खत्म हो गया था, जिस कारण विमान समुद्र में ही जा गिरा। ये दुर्घटना बेहद ही अनोखी थी, इसलिए इसे समझने के लिए विमान गिरने के संभावित स्थान पर एक बहुत बड़ा और व्यापक खोज अभियान चलाया गया, जो अब तक के सबसे महंगे खोज अभियानों में गिना जाता है। बावजूद इसके विमान का मुख्य मलबा या ब्लैक बॉक्स कभी भी नहीं मिल सके। ऐसा लग रहा था मानो फ्लाइट MH370 हवा में ही गायब हो गई हो। विशेष बात यह रही कि यदि विमान में किसी प्रकार की कोई खराबी आई थी तो पायलट ने कोई संकेत या संदेश क्यों नहीं दिया। यहाँ तक कि धरती से एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा बार बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद भी पायलट ने एक बार भी पलटकर जवाब देना उचित क्यों नहीं समझा। कुछ लोगों का कहना था कि दरअसल इस विमान का पायलट आत्महत्या करना चाहता था और उसने अपने साथ सैकड़ों यात्रियों को भी समुद्र में डुबो दिया। वहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि शायद किसी वजह से विमान के केबिन में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिससे पायलट सहित सभी लोग बेहोश हो गए और विमान अपने आप अनजान पथ पर उड़ान भरता रहा जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। लेकिन ऐसे हालातों में भी कम से कम विमान का मलबा तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए था, जो आज तक नहीं मिल सका है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ऐसे अनसुलझे रहस्यों से कभी ना कभी तो पर्दा उठेगा ही। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाते हुए इस चैनल से जुड़े रहें, और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो किसी अन्य वीडियो पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करते जाएं। धन्यवाद।